दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। ये जो इलेक्शन बॉन्ड नाम की जो चीज है ना, वो अपने देश की सियासत में इससे बड़ा खेला कोई नहीं है। आप बहुत सारे खेले देख रहे होंगे। कभी यूपी में खेला होता है, कभी बिहार में खेला होता है, कभी छत्तीसगढ़ में खेला होता है, कभी तेलंगाना में होता है, कभी राजस्थान में और कभी दिल्ली प्रदेश में भी हो जाता है खेला। लेकिन अगर सत्ताधारियों का आज की तारीख में पिछले कई सालों से सियासत में, इलेक्शन में अगर सबसे बड़ा कोई खेला है तो दोस्तों वो इलेक्शन बॉन्ड है, जिसे कानूनी दर्जा देने के लिए 2017 में क्या क्या नहीं किया गया। पहली बात तो कम लोगों को याद होगा, क्योंकि आमतौर पे जो कानून बनते हैं भारत में, आम जनता को बहुत सारी चीजें उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। मीडिया भी प्रॉपरली उसको रिपोर्ट नहीं करता है, लोगों में डिस्कशन नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों आपको बस इतना बताना काफी होगा कि जो इलेक्शन बॉन्ड इस वक्त भारत में चुनाव लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है, यानी चुनाव में पैसा जो मिलता है, गठरी जो मिलती है, वो चुनाव बॉन्ड जो है उसका जो कानून लाया गया, उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विरोध किया था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही नहीं, उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी उसका विरोध किया था। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार के उस समय के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब, उन्होंने कानून ला ही दिया। और उस कानूनी जामा पहनाने के लिए क्या क्या नहीं खेल किया गया। मनी बिल की शक्ल में लाया गया, ताकि कोई बाध्यता न रह जाए कि इतना मैंडेट चाहिए, इतनी परसेंटेज चाहिए लोगों का। और राज्यसभा में जहां बहुमत नहीं था उसको भी मैनेज करके किसी तरह से पास करा लिया गया। और मनी बिल है तो फिर क्या, लोकसभा पर्याप्त है। तो दोस्तों ये जो स्थितियां हैं, इसमें इलेक्शन बॉन्ड का जो भारत में इनिशिएट किया गया और जो कानूनी एक शक्ल दी गई, याद रखिए कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विरोध किया। बाद में यह अलग बात है कि 2021 में इलेक्शन कमीशन फिर अपनी बात से मुकर गया और वो कहने लगा कि नहीं ठीक है। इसके अलावा भारत के संविधान में उल्लिखित बहुत सारे जो मसले हैं उसका भी ये वायलेशन है। मैं नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो अभी केस चल रही है उसमें क्या फैसला होगा। हम सब उस केस के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उस प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी किए बगैर हम इस इलेक्शन बॉन्ड के गुण दोष पर तो बात कर ही सकते हैं। अब आप देखिए, एक आंकड़ा मैं आपको पेश कर रहा हूं। 6 साल में जब से ये आया है, भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन बॉन्ड के तहत जो पैसे मिले हैं चंदा, वो 5,272 करोड़। कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको मिला है 952 करोड़। 952, 5,000 करोड़ और 952 करोड़। अन्य सभी पार्टियों को टोटल कितना मिला है? देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं 1,784 करोड़। अब आप बताइए कि लोकतंत्र में क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है? अगर लोकतंत्र लेवल प्लेइंग फील्ड की वकालत करता है, यानी सबको समानता के साथ देखने, सबको बराबर का मौका देने का पक्षधर अगर लोकतंत्र है कि चुनाव में जो लड़ेंगे सबके लिए बराबरी का एक माहौल दिया जाएगा, सबको बराबरी की जमीन दी जाएगी, क्या ये लागू होता है मामला? तो ये आप जो देखते हैं कि बीजेपी के लोग तमाम हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं, ये सिर्फ सरकार में होने के कारण नहीं दौड़ रहे हैं, इस इलेक्शन बॉन्ड के कारण भी हो रहा है। इधर हेलीकॉप्टर, उधर जहाज, इतना खर्चा, इतना बेशुमार, तमाम तरह के जो खर्चे दिखाई देते हैं। हम उस ब्यौरे में नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो 2017 में जो इसके लिए जो रचा गया, एक पूरा का पूरा जो व्यूह रचना जो की गई, वो दरअसल इसीलिए की गई कि भारत में इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी बीजेपी के सामने सक्षम और समर्थ पार्टी के रूप में इमर्ज न करे।
क्योंकि इलेक्शन बॉन्ड का सबसे बड़ा जो एक दोष है कि कौन किस पार्टी को दे रहा है, यह आम लोगों को पता ही नहीं चलता। विपक्ष के लोगों को पता नहीं चल सकता है कि उन जो 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 पैसा मिला है सत्ताधारी दल को 5,272 करोड़ रुपया, ये किन किन ने इनको दिया है। ये सिर्फ सरकार में बैठे लोगों को मालूम हो सकता है कि भैया ये पैसा विपक्ष को जो गया है 952 करोड़ कांग्रेस पार्टी को, ये किन किन पूंजीपतियों ने दिया है। सरकार को मालूम हो जाएगा क्योंकि बैंक तो उसके अधीन है। तो 952 करोड़ पाने वाली पार्टी को नहीं मालूम पड़ेगा कि 5,000 करोड़ पाने वाली पार्टी को किन किन लोगों ने धन दिया है, लेकिन सरकारी पार्टी को मालूम हो जाएगा कि विपक्ष की जो टुटपुजिया छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको पैसा कौन दे रहा है। अब बताइए कि अगर प्रचंड बहुमत वाली ताकतवर सरकार हो जो किसी को कुछ भी नहीं समझती हो, तनिक सी असहमति पर लोगों को जेल भेज देती हो, वो ये कैसे किसी पूंजीपति को बर्दाश्त करेगी कि वो अपोजिशन के किसी नेता को या किसी पार्टी को चुनाव बॉन्ड दे रहा है, इलेक्शन फंड दे रहा है, कैसे बर्दाश्त करेगी। और यही कारण है दोस्तों कि अपोजिशन के लोगों को पैसा मिलना कम हो गया है और बीजेपी को प्रचंड प्रचंड पैसे की बारिश हो रही है। यह है इलेक्शन बॉन्ड। इसीलिए इलेक्शन बॉन्ड का विरोध किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्या कहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं आपको। बहुत सारे लोगों ने इस पर स्टोरी दिखाई होंगी, लेकिन ये दोस्तों कुछ तथ्य के साथ आपके सामने मैं अपनी बात पेश कर रहा हूं। आरबीआई ने कहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि इससे बुरी परंपरा की शुरुआत होगी, इससे मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क होगा, मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क होगा, भारतीय बैंक नोट्स के प्रति अविश्वास बढ़ेगा, उनकी औकात घटेगी, सेंट्रल बैंकिंग कानून का भी निगेशन होगा, उल्लंघन होगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा था कि बॉन्ड बियरर बॉन्ड है। बॉन्ड जो है इलेक्शन बॉन्ड एक तरह का बियरर बॉन्ड है और डिलीवरी द्वारा ये स्थानांतरित होंगे। ऐसे में साफ नहीं हो पाएगा कि कौन इस धन को पार्टियों के लिए सौंप रहा है, यानी सोर्स क्या है, कहां से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, ये पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब यह है कि इसमें फर्जी लोग भी पैसा दे सकते हैं, यानी पैसा देने वाली कंपनी कोई और है और किसी और के नाम पर पैसा जा रहा है, यानी बेनामी। ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। तो ये चुनाव फंड है दोस्तों, जिसको कानून की पोशाक में पेश कर दिया गया है। लोकतंत्र के लिए यह कितना डेंजरस है दोस्तों कि मैं आपको बताऊं एक बड़ी दिलचस्प बात। ये कैसे किया गया और इसके पीछे और क्या क्या चीजें खत्म की गई, जो बाधाएं थीं इस कानून को अमली जामा पहनाने में, वो उन बाधाओं को कैसे खत्म किया गया ये मैं आपको बताऊं। ये देखिए, ये जब इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्शन बॉन्ड बजट में, तो ये कोई इकलौता अकेला एक कदम नहीं था। इसके साथ ही द फाइनेंस एक्ट जो थी 2017 फाइनेंस एक्ट, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में संशोधन किया गया, कंपनी एक्ट में संशोधन किया गया, इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट में संशोधन किया गया, ताकि इलेक्टरल बॉन्ड को कोई चुनौती न दे सके और वो स्वच्छंद ढंग से अपना काम करता रहे। यानी एक असंवैधानिक किस्म का कदम, एक असंवैधानिक किस्म का कानून विद इन द कोर्ट, उसको कहीं से कोई चुनौती न मिल सके, इसलिए बाकायदे कानूनी संशोधन पेश किए गए। यह है कहानी इलेक्शन बॉन्ड की। अब यह मसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, उस पर सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी साहब के माध्यम से एक हलफनामा पेश किया है। और हलफनामा क्या कहता है साहब कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारत के नागरिकों को कुछ भी और सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है। यानी जब यह आर्गुमेंट आएगा कि हर नागरिक को भारत के ये जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को कितना पैसा कौन दे रहा है, इस पर हलफनामा पहले ही आ जाता है, पेश किया जाता है
कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को कुछ भी और सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है। सवाल इस बात का है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अगर राजनीतिक फंडिंग का एक पारदर्शी तरीका है, आपके मुताबिक, सरकार के मुताबिक, वो कहते हैं कि पारदर्शी तरीका है, बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने यह बयान दिया है, तो भैया ये पारदर्शी तरीके में ये क्यों नहीं दिखाई देता है आईने की तरह कि कौन किसको पैसा दे रहा है? कल्पना कीजिए कोई पूंजीपति, कोई कारपोरेट हाउस पैसा दे रहा हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी और के जरिए दिलवा रहा हो, और उसी का सारा काम सरकार कर रही हो पिछले अगले 5 सालों के अपने कार्यकाल में, तो ये तय होगा ना कि भाई पैसा जहां से आ रहा है काम भी उसी को मिल रहा है। लेकिन नहीं, ये सब कुछ नहीं। दोस्तों, अतीत में संविधान सभा में भी ये सवाल उठा था, संविधान सभा में ये उठा था, और नवंबर 1948 में लोकनाथ मिश्र जो सदस्य थे उड़ीसा से, उन्होंने ये सवाल उठाया था और संशोधन पेश किया था कि इसको मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए, चुनाव फंडिंग के मसले को। चुनाव फंडिंग जो भी होगी, जिस तरह से भी होगी, वो बाकायदे मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए। उनका कहना था कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, ताकि एक भविष्य में उनका एक सोच था, भविष्य के बारे में शायद कल्पनाशीलता उनकी रही होगी कि हो सकता है कि चुनाव फंड में ऐसे ऐसे कारपोरेट हाउसेज और बड़े पूंजीपतियों, बड़े थलीशाहों की तरफ से पैसा आने लगेगा और डेमोक्रेसी भारत की डिरेल हो जाएगी। तो लोकनाथ मिश्र ने संविधान सभा में नवंबर 1948 में यह पेश किया कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो जो हाउस है यानी पार्लियामेंट है, वो जमींदार और बड़े उद्योगपति कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। ये बात कही है संविधान सभा में माननीय लोकनाथ मिश्रा जी ने, संविधान सभा के सदस्य। इसके अलावा दोस्तों, बाद के दिनों में भी दिनेश गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट हो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में आई 90 में, वो हो, चाहे 2007 में जो सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट वीरप्पा मोइली ने पेश की थी, वो हो, जितनी रिपोर्ट बाद में आई सबने स्टेट फंडिंग की वकालत की और उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी अगर इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में नहीं लाई गई, पैसे की, चंदे की, तो भारत में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। लेकिन मौजूदा सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, उसने इसको मटिया मेट कर दिया। सारी रिकमेंडेशंस को, सारे जो इस तरह के सुझाव आए थे उनको लागू करने के बजाय मटिया मेट कर दिया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आ गया। यूपीए 2 का भी गुनाह है कि उन्होंने उन चीज़ों को लागू नहीं किया, खासकर स्टेट फंडिंग के बारे में। लेकिन कम से कम उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी भयावह टेरिफिक ये व्यवस्था नहीं की, जिसको राजनीति का, सियासत का सबसे बड़ा खेला कहा जा सकता है। और दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि अनेक देश के बड़े विद्वानों ने आज़ादी की लड़ाई के समय और आज़ादी की लड़ाई के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, उस वक्त भी कहा था कि भारत में इलेक्शंस जो हैं स्टेट फंडिंग से होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। सी राजगोपालाचारी ने तो बहुत पहले, जब वो वेलूर जेल में बंद थे आज़ादी की लड़ाई में, तब भी कहा था कि स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के बगैर भारत में डेमोक्रेसी संभव नहीं हो सकेगी। और उनका कहना था कि जब कभी हम आज़ाद होंगे, हमारे लिए यह बहुत ज़रूरी होगा कि निष्पक्ष ढंग से, पारदर्शी ढंग से चुनाव कराए जाएं। लेकिन क्या हम ऐसा चुनाव करा पा रहे हैं? तो इसके अलावा दोस्तों, 1964 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी की रिपोर्ट आई, वो मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। इसके बाद अपने इस वीडियो का समापन करता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी आज की सरकार की काफ़ी लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, मैं भी करता हूँ, जब वो गृह मंत्री थे तब उनके इनिशिएटिव से 62 में एक कमेटी बनी थी, उसका नाम था केएम संस्थानम कमेटी। और केएम संस्थानम कमेटी ने 1964 में रिपोर्ट पेश की, 62 में बनी थी, और वो पॉलिटिकल करप्शन पर थी। इसने कहा कि करप्शन का भारत में मेन सोर्स जो है चुनाव खर्च है। अगर चुनाव खर्च को नियंत्रित कर दिया जाए, रेगुलेट कर दिया जाए, तो भारत में करप्शन खत्म तो बिल्कुल मैं नहीं कह सकता कि होगा, लेकिन लगभग समाप्त प्राय हो जाएगा। करप्शन ओरिजिनेट करता है पॉलिटिकल करप्शन से, और पॉलिटिकल करप्शन ओरिजिनेट करता है इलेक्टोरल करप्शन से।
दिस इज व्हाट केएम संस्थानम कमेटी हैज सेट। लेकिन किसी को हमने अमली जामा नहीं पहनाया। और दोस्तों, आज इलेक्शन बॉन्ड जैसा बड़ा खेला हमारे सामने है। तो आज बस इतना ही कहना था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इसे पसंद करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, परिजनों को, मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए ज़रूर रिकमेंड करें। इससे हमारी आवाज़ ही नहीं ताकत पाएगी, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता की आवाज़ को दम मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।